तो पिछले क्लास में हमने फंडामेंटल राइट्स पढ़ लिया था। इस क्लास में हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़ेंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है आर्टिकल 36 टू 51 में मेंशन है, पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसके फीचर्स क्या है? तो ये नॉन जस्टिसेबल है, वेलफेयर स्टेट के लिए काम करता है और सोशो इकोनॉमिक गोल्स हैं इसके। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल के नाम में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है। तो स्टेट जब भी कोई पॉलिसी बनाती है, अगर स्टेट कोई स्टेट पॉलिसी बना रही है तो ये प्रिंसिपल जो है उसे डायरेक्ट करते हैं कि आपको अपने स्टेट पॉलिसी में क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए, जिससे स्टेट पॉलिसी बहुत हद तक वेलफेयर के लिए काम करे। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट पढ़ना है कि व्हाट आर डीपीएसपी। हमने डीपीएसपी के बारे में जान लिया, बट डीपीएसपी होता क्या है? तो सेम चीज़ है यहाँ पर भी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर कॉन्स्टिट्यूशनल गाइडलाइंस प्रिंसिपल्स गिवन टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट फॉर गवर्निंग द नेशन। डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या है? वो गाइडलाइंस है या प्रिंसिपल है, और वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल गाइडलाइंस और प्रिंसिपल है वो क्या काम करती है? तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को गाइड करने का काम करती है। किस लिए? गवर्निंग द नेशन, मतलब जब वो नेशन को गवर्न कर रही है तो उसको गाइड करने का काम करती है कि आपको ये सारे प्रिंसिपल्स का पालन करना चाहिए, आपको ये गाइडलाइंस फॉलो करने चाहिए। सेम चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि पार्ट 4 में मेंशन है आर्टिकल 36 टू 51 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन क्या है? borrowed from the Irish Constitution of 1937, which in turn drew from the Spanish Constitution। मतलब हमने इसे आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, बट आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया? तो उसने स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से इसे लिया है। मतलब सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर अस इज आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, एंड फॉर आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन इज स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन। It's non-justiciable, cannot be enforced by any court, but they are fundamental in governance and duty of the state to apply them। मतलब ये जस्टिसेबल नहीं है, हम इसे इन्फोर्स नहीं करा सकते किसी भी कोर्ट के द्वारा, बट ये फंडामेंटल इन गवर्नेंस है। ये आर्टिकल 37 में आपको मेंशन मिलेगा कि ये फंडामेंटल इन गवर्नेंस है और ये ड्यूटी है स्टेट की कि वो इसे अप्लाई करे। बट फिर भी उनकी ड्यूटी ज़रूर है, बट हम इसे इन्फोर्स नहीं करा सकते। जैसे हम फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 32 के अंदर हम जाके सुप्रीम कोर्ट को ये कह सकते थे कि हमारे इस फंडामेंटल राइट का पालन नहीं हुआ है, तो आप हमें उसे इन्फोर्स करवाएं। बट हम यहाँ पर सेम चीज़ नहीं कर सकते। हम अपने ये जो हमारे पास ये डीपीएसपी है उसे हम इन्फोर्स नहीं करा सकते, बट हाँ ये ड्यूटी ज़रूर है स्टेट की। अब कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट क्या है? तो आर्टिकल 37 स्टेट्स डीपीएसपी शैल बी फंडामेंटल इन गवर्नेंस एंड इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई देम। मतलब सेम चीज़ है कि 37 में कहा गया है कि डीपीएसपी जो है फंडामेंटल इन गवर्नेंस है और स्टेट की ड्यूटी है कि वो इसे अप्लाई करे। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ डीपीएसपी। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि जैसे कि डीपीएसपी को क्लासिफाइड, ये जो क्लासिफिकेशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं किया गया है। बाद में हमने खुद के नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग के लिए इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, और वो 3 पार्ट्स में डिवाइड कैसे किया? तो उसके जो नेचर थे डीपीएसपी के, उस नेचर के हिसाब से। अगर कोई डीपीएसपी है उसका नेचर सोशलिस्टिक है तो हमने उसे इस सोशलिस्टिक के पार्ट में रखा। कोई डीपीएसपी गांधीयन नेचर का है तो हमने उसे गांधीयन के अंदर रखा। फिर लिबरल इंटेलेक्चुअल है तो हमने उसे इस पार्ट में रखा। तो ऐसे सोशलिस्टिक जो है वो उसमें कौन कौन से आर्टिकल्स हैं? तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क आर्टिकल 39, राइट टू वर्क एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंट आर्टिकल 41, जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क आर्टिकल 42, living wage for workers article 43, participation of workers in management article 43A, equal justice and free legal aid article 39A, being a law student, this article is very important for us. Equal justice and free legal aid article 39A,
उसके बाद जो गांधीयन प्रिंसिपल्स है उसमें कौन कौन से प्रिंसिपल्स आते हैं? तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत आर्टिकल 40, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री आर्टिकल 43, प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स आर्टिकल 47, बैन ऑन काउ स्लाउटर आर्टिकल 48, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन आर्टिकल 45, इसको 86 अमेंडमेंट में चेंज किया गया था, वो हम आगे पढ़ेंगे। प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC STs आर्टिकल 46, इसमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 40, 45 और 46 बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। उसके बाद लिबरल इंटेलेक्चुअल में UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स आर्टिकल 49, separation of judiciary from executive article 50, this article is very important, promotion of international peace आर्टिकल 51, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री आर्टिकल 48। ये कुछ DPSP थे और हमने उसे 3 पार्ट में इस तरह से क्लासिफाई किया है। उसके बाद की आर्टिकल्स, तो आर्टिकल 36 में डेफिनेशन ऑफ स्टेट है, और ये जो डेफिनेशन है वो सेम है आर्टिकल 12 के हिसाब से, एकदम बिल्कुल सेम है। तो आप, अगर आपको आर्टिकल 12 याद है तो सेम चीज आर्टिकल 36 में भी मेंशन है। आर्टिकल 37, एप्लीकेशन ऑफ DPSPs फंडामेंटल इन गवर्नेंस, सेम चीज यहाँ पर लिखी हुई है। आर्टिकल 38 में क्या मेंशन है, तो स्टेट टू सिक्योर सोशल ऑर्डर फॉर वेलफेयर। आर्टिकल 39, सर्टेन पॉलिसीज टू बी फॉलोड, इक्वल पे, राइट टू लाइवलीहुड। आर्टिकल 39A, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। आर्टिकल 40, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। आर्टिकल 41, राइट टू वर्क एजुकेशन पब्लिक असिस्टेंस। आर्टिकल 42, जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क मैटरनिटी रिलीफ। आर्टिकल 43, लिविंग वेज एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ फॉर वर्कर्स। आर्टिकल 43A, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट। आर्टिकल 44, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन्स। आर्टिकल 45, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, पहले ही आर्टिकल 45 में फ्री लीगल एजुकेशन था बट उसे अब फंडामेंटल राइट बना दिया गया है। आर्टिकल 46, प्रमोट एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SCs एंड STs। आर्टिकल 47, रेज न्यूट्रिशन लेवल्स, प्रोहिबिट इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स। आर्टिकल 48, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, प्रोहिबिशन ऑफ cow slaughter। Article 48A, protection and improvement of environment. Article 49, protection of monument and places of national importance. Article 50, separation of judiciary from executive. Article 51, promotion of international peace and security. अब इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट कौन कौन से हैं हमारे DPSP में? तो सबसे पहला अमेंडमेंट 25th अमेंडमेंट 1971 में हुआ था। एडेड आर्टिकल 31C, लिविंग लॉज गिविंग इफेक्ट टू आर्टिकल 39B(C) कैन नॉट चैलेंज एज वायलेटिंग आर्टिकल 14 और 19। इसमें ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसमें कहा गया आर्टिकल 31C को ऐड किया गया और कहा गया कि आर्टिकल 39B(C) को हम चैलेंज नहीं कर सकते कि वो वायलेट कर रही है किसको, आर्टिकल 14 एंड 19 को। उसके बाद 42nd अमेंडमेंट हुआ जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं, ये 1976 में हुआ। अगर आपको 42nd अमेंडमेंट के बारे में पता है कि आखिर 42nd अमेंडमेंट के पीछे कौन सा कारण थे, कौन कौन से इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स थे, तो प्लीज़ कमेंट डाउन। उसके बाद 1976 में 42nd अमेंडमेंट हुआ था, एक्सटेंडेड आर्टिकल 31C टू ऑल DPSPs, ऑल्सो एडेड आर्टिकल 39A, 43A, 48A, गिव DPSPs प्रेसिडेंस ओवर फंडामेंटल राइट। मतलब इसमें 42nd अमेंडमेंट में फंडामेंटल राइट से ज़्यादा पावर दे दी गई थी DPSPs को। बहुत सारे न्यू आर्टिकल ऐड हुए थे और इसमें ये भी कहा गया था कि 31C जो है वो लगभग सारे DPSP पे लागू होता है, तो अगर वो 14 एंड 19 का वायलेशन भी कर रहे हैं तो भी हम उसे चैलेंज नहीं कर सकते, जो कि बहुत बड़ी बात है। फिर आर्टिकल
44 नहीं, उसके बाद 44th अमेंडमेंट हुआ था 1978 में। रीस्टोर जुडिशियल रिव्यू, आर्टिकल 31C लिमिटेड ओनली टू आर्टिकल 39B C, रिबैलेंस फंडामेंटल राइट डीपीएसपी रिलेशनशिप। मतलब यहाँ पर जो क्या हुआ कि जुडिशियल रिव्यू को रिस्टोर किया गया, और जो सेम चीज 42nd अमेंडमेंट हुई थी, आर्टिकल 31C को एक्सटेंड कर दिया गया था। इसमें उस एक्सटेंशन को खत्म कर दिया गया और आर्टिकल 31C को लिमिटेड कर दिया गया कि वो सिर्फ 39B और C पे लागू होगी, बाकी सब पे नहीं लागू होगी। और फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच में जो रिलेशनशिप था उसे रीबैलेंस करने का काम किया गया। उसके बाद 86th अमेंडमेंट हुआ जो 2002 में हुआ था। इसमें आर्टिकल 45 को चेंज कर दिया गया, फ्रॉम फ्री एजुकेशन से उसमें अर्ली चाइल्डहुड केयर को ऐड किया गया, क्योंकि फ्री एजुकेशन जो है वो पहले डीपीएसपी का पार्ट थी। अगर स्टेट चाहे और वो उस पर कोई पॉलिसी बनाती है तभी वो इन्फोर्स की जा सकती थी, पर क्योंकि फ्री एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है उसे इसलिए 86th अमेंडमेंट में चेंज करके उसे फंडामेंटल राइट्स के रूप में दिखाया गया। और फिर इसमें चेंजेस किए गए कि हम आर्टिकल 45 में अर्ली चाइल्डहुड केयर को ऐड करेंगे, और क्योंकि फ्री एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है तो वो एक फंडामेंटल राइट के रूप में आर्टिकल 21A का पार्ट बनेगी। यहाँ पे सेम चीज यही मेंशन है कि फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21A। अब कुछ लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट केसेस हैं, जिसमें गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 का केस है। इसमें क्या कहा गया था कि पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी कैन नॉट ओवरराइड फंडामेंटल राइट्स। इसके फैक्ट में इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें क्या हुआ था कि गोलकनाथ के केस में कहा गया कि अगर आप कोई अमेंडमेंट कर रहे हो, जैसा कि आपने कभी आर्टिकल 13 पढ़ा, तो आर्टिकल 13 में लिखा गया है, दो बातें मेंशन की गई। अगर कोई प्रीवियस लॉ है और वो पार्ट थर्ड का मतलब जितने भी फंडामेंटल राइट्स है उसका वायलेशन कर रही है, तो वो शुरुआत से ही नल एंड वॉइड होगी। और सेकंड चीज, अगर कोई बाद में पार्लियामेंट कोई न्यू लॉ बनाती है और वो आर्टिकल 13 का मतलब आर्टिकल 13 के अंतर्गत किसी भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रही है, तो वो भी नल एंड वॉइड होगी। सेम चीज यहाँ पे भी कही गई कि फंडामेंटल राइट को, क्योंकि वो अमेंडमेंट भी एक्ट ये लॉ का पार्ट है, और अगर वो फंडामेंटल राइट को का वायलेशन कर रही है तो वो नल एंड वॉइड होगी। तो इसलिए आप कोई भी अमेंडमेंट नहीं कर सकते फंडामेंटल राइट पे। और सेम चीज की है, डीपीएसपी कभी भी फंडामेंटल राइट से ऊपर नहीं हो सकती। उसके बाद 1973 में एक और केस आया, केशवानंद भारती केस। इसमें क्या हुआ कि पार्लियामेंट ने कहा, मतलब इसमें क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स बट नॉट द बेसिक स्ट्रक्चर। इसमें सिंपली बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी दी गई, और डीपीएसपीज आर पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर गोल्स। मतलब इसमें कहा गया पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट, हम फंडामेंटल राइट को आप अमेंड कर सकते हो, बट आपको ध्यान में रखना होगा कि आप बेसिक स्ट्रक्चर को कोई भी नुकसान ना पहुंचाओ। अगर आप बेसिक स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाए बिना कोई भी अमेंडमेंट कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इट्स फाइन, यू कैन डू इट। तो सेम चीज यहाँ पे कही गई। इसमें इन दोनों के बीच में इम्पॉर्टेंट ये है कि एक 21st अमेंडमेंट आया था जिसमें पार्लियामेंट ने कहा कि हम कोई भी अमेंडमेंट कर रहे हो तो पार्ट 13 का पार्ट नहीं होगी, मतलब वो पार्ट 13 के अंतर्गत नल एंड वॉइड नहीं डिक्लेयर की जा सकती। तो फिर उसके बाद 1973 में केशवानंद भारती केस आया, जिसमें दोनों को बैलेंस किया गया कि आप फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकते हो, बट जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको अमेंड नहीं कर सकते हो। बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या है, तो सोशलिस्ट, सेकुलरिज्म, ये कुछ है जो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। अब 1980 मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया struck down 42nd Amendment provisions, balance between fundamental rights and DPSPs as part of basic structure। यहाँ पे बात कही गई मिनर्वा मिल्स में क्या कि 42nd अमेंडमेंट जो हुआ था उसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया, और फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश की गई, और कहा गया कि ये दोनों बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट है।
फिर 1982 में वामन राव बसेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आया। आर्टिकल 31C एज लिमिटेड बाय 44th अमेंडमेंट इज वैलिड। डीपीएसपीज अंडर आर्टिकल 39BC गेट प्रोटेक्शन। सेम चीज़ है, इसे थोड़ा और बढ़ाया गया। 2012 में पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आया कि इसमें राइट टू फूड आर्टिकल 47 को गिवन नियर फंडामेंटल राइट्स स्टेटस वाया आर्टिकल 21 इंटरप्रिटेशन। मतलब आर्टिकल 21 को एक ब्रॉडर इंटरप्रिटेशन दिया गया और उसमें कहा गया कि राइट टू फूड भी आर्टिकल 21 का पार्ट है। तो इसलिए जो आर्टिकल 47 डीपीएसपी है वो भी सेम है फंडामेंटल राइट्स के तरह ही, मतलब उसकी भी स्टेटस सेम है फंडामेंटल राइट की तरह। अब इसके कुछ क्रिटिसिज्म भी है और सिग्निफिकेंस भी है। क्रिटिसिज्म क्या है? नो लीगल फोर्स नॉन जस्टिसेबल इन कोर्ट में कन्फ्लिक्ट विद फंडामेंटल राइट। मतलब इसे फोर्स नहीं किया जा सकता, अब ये जस्टिसेबल ही नहीं है तो इस बात पे इसे क्रिटिसाइज किया जाता है। कन्फ्लिक्ट हो सकता है फंडामेंटल राइट्स के बीच में और डीपीएसपी के बीच में, इस बात पे भी इसे बहुत बार क्रिटिसाइज किया जाता है। ये बहुत ज़्यादा आइडियलिस्टिक है, ये भी बहुत बार इसे क्रिटिसाइज करने का पॉइंट बनता है। क्रिटिक्स कॉल देम का क्रिटिक्स जो है वो ये कहते हैं कि ये बहुत हद तक अजीब सी विषय है जिसे पूरा करना बहुत मुश्किल है। यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी तक रिमेन्स अनइम्प्लीमेंटेड। मतलब अभी तक यूसीसी का नामो निशान नहीं, अभी तक ये इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। तो फिर क्यों है डीपीएसपी में, इस बात पे भी क्रिटिसाइज किया जाता है। फिर इसे मिसयूज़ के लिए भी बहुत बार किया जाता है कि इसका पोटेंशियल मिसयूज़ हो सकता है और ये इंडिविजुअल फ्रीडम्स को नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये कुछ इसके क्रिटिसिज्म के आधार थे। उसके बाद सिग्निफिकेंस का क्या है? तो ट्रांसफॉर्म्स इंडिया इनटू अ वेलफेयर स्टेट, ये इसका एक सिग्निफिकेंस है। गाइड्स लेजिस्लेचर इन लॉ मेकिंग, गाइड करता है लॉ मेकिंग में, तो ये इसका एक सिग्निफिकेंस है। सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी बियॉन्ड पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, interpreted as part of basic structure of constitution. Courts use DPSP to expand fundamental rights. आर्टिकल 21 जैसा हमने अभी पहले पढ़ा पीयूसीएल के केस में। ब्लूप्रिंट फॉर अ जस्ट इक्विटेबल सोसाइटी, तो ये उसकी कुछ सिग्निफिकेंस है। तो आज हमने डीपीएसपी के बारे में पढ़ा कि आर्टिकल 36 to 51 are in part 4 non-justiciable but fundamental in governance according to article 37, classified as socialistic Gandhian and liberal intellectual principles, borrowed from Ireland's constitution. Minerva Mills 1980, balance between fundamental rights and DPSPs is part of basic structure. 42nd Amendment tried to give DPSPs primacy, struck down partially by courts. DPSPs have been used by judiciary to expand the scope of fundamental rights. सो थैंक यू फॉर नाउ। आज हमने इतना कुछ पढ़ा। अगली क्लास में हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।